हेलो डियर स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इस चैप्टर में हमने रेस्पिरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ लिया था, मतलब पढ़ चुके थे। उसके बाद आता है टॉपिक श्वसन संबंधित आयतन और श्वसन संबंधित क्षमताएं। तो सबसे नंबर 1 पर आता है आयतन। यह आयतन 4 प्रकार का होता है, जिसमें नंबर 1 पर आता है ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन मतलब टाइडल वॉल्यूम, टीवी। क्या होता है इसमें? जब व्यक्ति बिल्कुल सामान्य अवस्था में होता है, हमारी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती रहती है, उस समय बिल्कुल जब विश्राम अवस्था में होता है, उस समय वो गैस को ग्रहण करता है और बाहर छोड़ता है, यानी कि सामान्य अवस्था में डिश्वसन और उच्च श्वसन के दौरान काम आने वाली गैस, उन गैसों का आयतन क्या कहलाता है? ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम, टीवी। और इसका मान होता है 500 ml। हमें पता है एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथिंग करता है। एक ब्रीथिंग में वो कितनी गैस काम में लेता है? 500 ml। तो 12 में कितनी हो जाएगी? 6000 ml। 12 से 16 यानी 6000 से 8000 ml गैसों का क्या करता है? आदान प्रदान 1 मिनट में। नंबर 2 पर आती है निःश्वसन आरक्षित आयतन, IRV, इन रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या होता है? जब व्यक्ति बलपूर्वक श्वास को अंदर ग्रहण करता है, बलपूर्वक का मतलब जब बहुत ही तीव्र यानी कि बल लगाकर गैस को खींचता है, तो वो क्षमता यानी कि उस समय ली जाने वाली जो गैस होती है वो कहलाती है निःश्वसन आरक्षित आयतन। जैसे हम कैसे करते हैं, तो ये वाली पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? IRV। और इसका मान होता है 2500 ml से लेकर 3000 ml तक। उसके बाद आती है नंबर 3 उच्च श्वसन आरक्षित आयतन, मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें होता क्या है कि जब हम बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ते हैं, बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ते हैं, उस समय कितनी गैस बाहर आ रही है उसका आयतन क्या कहलाता है? ERV। इसका मान होता है 1100 ml से लेकर 1000 ml से लेकर 1100 ml तक। नंबर 4 पर है अवशिष्ट आयतन, रिजर्व वॉल्यूम। मतलब जब हम क्या करते हैं, बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ते हैं, उसके पश्चात भी हमारे फेफड़ों में जो गैस बची रहती है उसका आयतन क्या कहलाता है? अवशिष्ट आयतन, RV, रिजर्व वॉल्यूम। और इसका मान होता है 1100 ml से लेकर 1200 ml तक। ठीक है। उसके बाद आती है क्षमताएं। इन क्षमताओं में नंबर 1 पर आती है निःश्वसन क्षमता, IC। इसमें क्या होता है कि सामान्य अवस्था में जब व्यक्ति सामान्य होता है, बिल्कुल नॉर्मल विश्राम अवस्था में होता है, उस समय कितनी गैस लेता है? वो सामान्य अवस्था में कितनी लेता है? 500 ml। और कितनी छोड़ता है? 500 ml। तो एक तो सामान्य अवस्था में 500 ml यानी कि टीवी, प्लस बलपूर्वक कितनी गैस अंदर लेता है, उन दोनों का मान क्या कहलाता है? निःश्वसन क्षमता, यानी कि टीवी प्लस IRV। कितना हो जाएगा? 500 प्लस अधिकतम 3000, 3500 ml। इसका मान है निःश्वसन क्षमता का। नंबर 2 उच्च श्वसन क्षमता, EC। इसमें क्या होता है? सामान्य स्थिति में गैस को बाहर छोड़ना। सामान्य का मतलब टाइडल वॉल्यूम 500 ml छोड़ेगा टीवी, प्लस बलपूर्वक छोड़ी गई गैस का आयतन ERV। दोनों का मान क्या कहलाता है? उच्च श्वसित क्षमता। 500 प्लस
अधिकतम 1100, कितना हो जाएगा 1600 ml। उसके बाद नंबर 3 क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, मतलब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी कि फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में जब हम क्या करते हैं, उच्च शोषण की क्रिया करते हैं। नॉर्मल का मतलब जो हमारी आयतन की बात करें, जब हम बिल्कुल विश्राम अवस्था में होते हैं उस समय उच्च शोषण करते हैं, गैस को बाहर छोड़ते हैं। कितनी आती है 500 ml। इसको छोड़कर मतलब सामान्य अवस्था में जो गैस हम छोड़ रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, उसको छोड़कर बची हुई गैस जो होती है उसको बोला जाता है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। सामान्य अवस्था में कितनी छोड़ते हैं 500 ml, मतलब टी, तो इसको तो हटा दो। उसके बाद बची कौन सी रहेगी जो हम बलपूर्वक बाहर छोड़ेंगे। कौन सी छोड़ेंगे बलपूर्वक बाहर, ये यानी कि टीआरवी प्लस ये हमारे फेफड़ों के अंदर क्या रहती है, पहले से ये नहीं सुरक्षित रहती है, तो परमानेंट रहती है आरवी, रिजर्व वॉल्यूम जी आरवी। इन दोनों का मान कितने है आरवी का 1100 अधिकतम प्लस 1200 2300 ml। मतलब क्या हुआ इसमें देखो, सामान्य अवस्था में उच्च शोषण की बात, उच्च शोषण होगा सामान्य अवस्था में तो कितनी गैस बाहर जाएगी 500 ml। उसको छोड़ने के बाद जो हम बलपूर्वक बाहर छोड़ेंगे, कौन सी छोड़ेंगे बलपूर्वक, टीआरवी प्लस हमारे फेफड़ों में कितनी है सुरक्षित आरवी 1200। इन दोनों का योग क्या होगा क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। उसके बाद नंबर 4 पर आती है जैव क्षमता, वीसी वाइटल कैपेसिटी। इसमें क्या होता है कि अधिकतम ली जाने वाली और अधिकतम छोड़ी जाने वाली गैसों का आयतन। अधिकतम यानी कि ई आर बी प्लस इसके साथ कौन सी ले सकते हैं टीवी वाली ये, और अधिकतम कितनी छोड़ सकते हैं, तो ये तो ली जाने वाली आई आर बी, और अधिकतम कितनी छोड़ सकते हैं ई आर बी। इनका मान मतलब 3000 प्लस 500 प्लस 1100 35 11 4600 ml। उसके बाद नंबर 5 पर आती है फेफड़ों की कुल क्षमता, यानी कि टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है। इसका मतलब ये होता है कि अधिकतम प्रयास के बाद जब हम अपने सारे प्रयास कर लेते हैं उसके बाद हम अधिकतम फेफड़ों में कितनी गैस समाहित कर सकते हैं, उसका मान क्या कहलाता है फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग्स कैपेसिटी। कितना होगा तो ये हो जाएगा बीसी वाला प्लस कौन सी बच गई आरवी, आरवी बच गई, तो बीसी का मान कितना है 4600 प्लस आरवी का कितना है 1200, कितना हो जाएगा 5800 ml। इसका मतलब ये है कि हमारे फेफड़े के अंदर अधिकतम 5800 ml गैस समाहित हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। ये थी क्षमताएं किसकी श्वसन संबंधी। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मतलब कृत्रिम श्वसन। क्या होता है देखो, जब कई बार किसी दुर्घटना के कारण या फिर किसी व्यक्ति के पानी में डूबने से या फिर किसी ने के मतलब फेफड़ों में कार्बन जो मोनोऑक्साइड होती है उसका जमा होने से या फिर विद्युत करंट से, इन चारों स्थितियों में क्या होता है कि व्यक्ति की जो श्वसन दर होती है, श्वास लेने की जो क्रिया होती है श्वसन, वो क्या हो जाती है, श्वसन की क्रिया बंद हो जाती है। लेकिन
उस समय भी जो हमारी हार्ट बीट होती है, हृदय जो स्पंदन है वो कंटिन्यूस चलती रहती है। उस स्थिति में बाहर से क्या दी जाती है? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, कृत्रिम श्वसन। और कृत्रिम श्वसन देकर उस व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। तो इनमें होता क्या है, जो श्वसन केंद्र होते हैं, श्वसन केंद्र, ये श्वसन केंद्र होता है मस्तिष्क में। उस श्वसन केंद्र को सक्रिय किया जाता है किसके द्वारा? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, मतलब कृत्रिम श्वसन देकर इस श्वसन केंद्र को क्या किया जाता है? सक्रिय। ठीक है, सक्रिय कर क्या किया जाता है? रोगी व्यक्ति जो होती है उसको आसानी से बचा लिया जाता है। तो इसमें अनेक विधि होती है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में। इसमें से एक जो होती है, जो इम्पोर्टेंट होती है, मुख द्वारा श्वसन। बहुत ही सिंपल है ये। होता क्या है इसमें? देखो, सबसे पहले जो रोगी व्यक्ति होता है, मतलब कि पानी में डूबा हुआ, दुर्घटनाग्रस्त जो भी व्यक्ति है, उसको सबसे पहले सरफेस पर सीधा लिटा लिया जाता है। दैट मीन्स उसका जो माउथ होता है उसको ऊपर की तरफ रखा जाता है। उसके पश्चात दूसरा व्यक्ति क्या करता है? उसकी एक हाथ जो होता है उसको माथे पर रखता है, दूसरा हाथ उसकी गर्दन के नीचे वाले हिस्से में लगाकर इस हाथ से गर्दन का जो नीचे जो वाला हाथ है उससे ऊपर की तरफ खींचा जाता है। ठीक है, लेटा हुआ है, एक हाथ माथे के ऊपर रख दिया, एक गर्दन के पीछे लगा लिया, नीचे वाले हिस्से में ऊपर की तरफ खींचते हैं। ठीक है, क्यों खींचते हैं? इसका एक रीजन है। खींचने का रीजन क्या है कि जब हम खींचेंगे तो गले के अंदर नीचे वाले हिस्से में, गले का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, वहां पर झिव्वियां जुड़ी होती हैं, वो क्या हो जाती है? वहां से अलग होगी। बाहर से जो गैस है वो कहाँ जाएगी? नीचे अंदर की तरफ। इसलिए यहाँ से क्या किया जाता है? दवा डालकर खींचा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? माथे वाले हाथ को, सेकंड स्टेप में माथे वाले हाथ को हटाकर कहाँ क्या किया जाता है? उसकी नाक को क्लोज, बंद किया जाता है रोगी व्यक्ति के लिए। ठीक है, फिर व्यक्ति क्या करेगा? अपने मुख से, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो अपने मुख को रोगी व्यक्ति के मुख से इस प्रकार लगाता है कि जो गैस जो होती है बाहर क्या ना निकले बाहर। ठीक है, यानी वायुरोधी बना दिया जाता है। फिर वो क्या करेगा? लेकिन इस स्थिति में ध्यान रखना जरूरी है, हाथ जो है पीछे वाला उसको नहीं हटाना है, उसको मतलब उसको क्या करना है? ऊपर की तरफ ही क्या करना है? खींचना है, उसको नहीं हटाना है। ठीक है, अब क्या किया जाता है? उसे लगातार 1 मिनट तक 12 से 16 बार क्या की जाती है? श्वसन दी जाती है। फिर उसे क्या करेंगे? 12 से 16 बार श्वसन देने के बाद उसको क्या करते हैं? नाक से हाथ को हटा लेते हैं, पीछे कमर से गर्दन के नीचे से हाथ को हटा लेते हैं, हटाकर उसको क्या कर देते हैं? फ्री। अब हम देखते हैं कि उसमें निःश्वसन और उच्छ्वसन की क्रिया हो रही है या नहीं। यदि हो रही है उच्छ्वसन और निःश्वसन की क्रिया, तो रोगी व्यक्ति क्या हो जाता है? बच जाता है। तो इस विधि से, किससे? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन से, कृत्रिम श्वसन से किसी भी रोगी व्यक्ति को बचा लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है श्वसन संबंधित रोग, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। उसमें नंबर 1 पर आता है उसमें अस्थमा, दमा। अस्थमा क्या होता है? अस्थमा, देखो, जब कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को किसी ना किसी से क्या होती है? एलर्जी। कई बार क्या होता है? व्यक्ति को धूल से, मिट्टी से, धूल की कणों से, भोज्य पदार्थों से, प्रदूषण से, परागकण से, इनसे क्या होती है? एलर्जी। और वो एलर्जी यदि लंबे समय तक रहती है, लॉन्ग टाइम तक रहती है, तो वो एलर्जी किसका रूप धारण कर लेती है? अस्थमा का रूप धारण कर लेती है। और अस्थमा में होता क्या है कि जो मैंने आपको बताया था श्वसनी, ध्यान करो, मैंने पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, उसमें बताया था आपको श्वसनी। तो जो श्वसनी जो होती है
इनमें सूजन आ जाती है। सूजन आ जाने के कारण इनका जो डायमीटर व्यास क्या हो जाता है, कम। कम होने से गैस जो होती है उसके आदान प्रदान में क्या होती है, आदान प्रदान में कमी, यानी कि श्वास लेने में क्या होती है, कठिनाई। ठीक है, तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है, अस्थमा या फिर दमा। उपचार क्या है इसका, उपचार है एंटीबायोटिक औषधि और एक है ब्रोंको डाइलेटर औषधि का उपयोग किया जाता है, ब्रोंको डाइलेटर। और सबसे अच्छा उपचार है, क्या नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग। ठीक है। नंबर 2 पर आता है वात स्फीति। सारे के सारे जितने भी डिजीज हैं, यानी कि रेस्पिरेशन से संबंधित जितने भी डिजीज हैं वो किसके कारण होती है, स्मोकिंग के कारण होती है, धूम्रपान के कारण होती है। इसलिए सस्ता सबसे अच्छा बचाव है धूम्रपान का उपयोग, यानी कि ना करें, सेवन ना करें। तो नंबर 2 पर है वात स्फीति भी किसके कारण होती है, अत्यधिक धूम्रपान के कारण होती है। इसमें क्या होता है, वात स्फीति में क्या होती है, जो वायुकोश होते हैं, वायुकोश ध्यान करो कहाँ होते हैं, मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स में जो वायुकोश होते हैं, उन वायुकोश की भित्ति जो होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट। वायुकोश की भित्ति नष्ट होती है। ध्यान करो वायुकोश के अंदर क्या होती है, रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, ध्यान करो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बताया था आरबीसी, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन। वात स्फीति रोग में क्या होता है, वायुकोश की भित्ति नष्ट होने से रक्त वाहिनी क्या होती, टूट जाती है, ब्लड क्या हो जाता है, बहना हल्का हल्का रुक जाता है, आरबीसी डैमेज, हीमोग्लोबिन डैमेज होगा तो कौन बाइंड नहीं होगा, ऑक्सीजन बाइंड नहीं होगी तो कहाँ नहीं जाएगी, शरीर के अंदर नहीं जाएगी तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो CO2 नहीं बनेगी, CO2 नहीं होगी, बनेगी तो क्या नहीं होगा, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान नहीं होगा। मतलब वात स्फीति में क्या होता है, गैसें जो होती है उनका आदान प्रदान क्या हो जाता है, कम। ठीक है, श्वसन लेने में, यानी कि श्वास लेने में क्या होती है, कठिनाई। नंबर 3 दमा हो गया, वात स्फीति। नंबर 3 पर आता है श्वसनी शोथ। इसमें क्या होता है, ये भी अत्यधिक धूम्रपान के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि जो श्वसनी होती है, श्वसनी की जो आंतरिक दीवारें होती हैं, इनकी जो आंतरिक दीवारें हैं, इनसे श्लेष्मा का स्राव होता है, और श्लेष्मा का स्राव होने से इनका जो डायमीटर है वो क्या हो जाता है, कम होने से गैसों के आदान प्रदान में क्या होगी, कमी होगी, मतलब सांस लेने में क्या होगी, कठिनाई। उपचार क्या है, नो स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान ना करें, और एंटीबायोटिक जो औषधि है उसका उपयोग करना चाहिए। नंबर 4 पर है फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का क्या होता है, इसमें कैंसर, हमें पता है कैंसर क्या होता है, कैंसर होता है ट्यूमर क्या होता है, सेल जो होती है कोशिका उसकी अबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, कार्डिस ट्यूमर। तो ट्यूमर की डेफिनेशन क्या होगी कैंसर की, कि कोशिका की अनियंत्रित और अतिवृद्धि, यानी वृद्धि होना, यानी कि अनियंत्रित क्या होना, कोशिका विभाजन। तो इसमें क्या होगा, फेफड़ों के कैंसर में जो श्वसनी होती हैं, श्वसन की कोशिकाएं क्या होने लगती हैं, विभाजित होने लगती हैं, अनकंट्रोल्ड, यानी कि अनियंत्रित क्या होती हैं, विभाजित, और विभाजित होती जाती है, ट्यूमर बनाती है। और जैसे जैसे ट्यूमर बनता जाएगा वो ट्यूमर धीरे धीरे संपूर्ण लंग्स जो होता है उसमें फैल जाता है। ठीक है, और लंग्स में फैलने के पश्चात उसको क्या कर देता है, डैमेज। तो वो हो गया फेफड़ों का कैंसर। नंबर 5
एक और है इसमें सिलिकोसिस, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस। इसमें क्या होता है कि जो घिसाई यानी पत्थर की घिसाई करने वाले जो कारखाने होते हैं उसमें कार्य करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनमें ये डिजीज होती है सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस। क्या होता है इसमें सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस में, जब पत्थर की घिसाई करने वाले कारखाने होते हैं उसमें पत्थरों की घिसाई होती है, घिसाई के कारण छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं हवा में उड़ते हैं और कहाँ चले जाते हैं, श्वसन मतलब कि जो श्वास लेने वाली जो कंप्लीट नासा पथ जो है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिससे खांसी होती और सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, इसलिए सिलिकोसिस क्यों कहा गया है, क्योंकि सिलिका मिट्टी के कारखाने में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनके नासापथ में क्या जमा हो जाती है, सिलिका। तो उस रोग को बोला जाता है सिलिकोसिस। और एस्बेस्टोसिस धातु यदि जमा हो जाती है तो उसको बोला जाता है एस्बेस्टोसिस। ठीक है, उपचार क्या है इसका, इसका उपचार है कारखानों में कार्य करते समय, काम करते समय किसका उपयोग करना चाहिए, मास्क का। इसका उपयोग करना चाहिए मास्क का। तो ये चैप्टर था अपना कौन सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी। ठीक है।